आइए शुरू करते हैं हम आज ही वास्तविक संख्या का। हम आपको इससे पहले जो है 1 से 25 तक आपको हम ऑब्जेक्टिव बताए थे और ये क्लास जो है हम पहले ही बता चुके हैं कि ये आपके बीएमटीए के लिए, बिहार मेरिट टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 10th के एग्जाम के लिए बहुत और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अगर बीएमटी का फॉर्म भरे हैं तो और भी आपके लिए बेहतर है कि इसमें केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में आपके लगभग आधे प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव तौर पर ही पूछी जाती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले हम 25 क्वेश्चन जान चुके हैं, अभी हम 26वां क्वेश्चन। अब अगर 25वां क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे, आगे हम 26वां क्वेश्चन से बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। उसने अपरिमेय और परिमेय का मतलब बताए थे। अगर हम अपरिमेय की बात करेंगे तो सीधा समझिए कि जिसका रूट टूट जाए, जिसका रूट टूट जाए उसे हम परिमेय कहते हैं। रूट क्या हो जाए, वो टूट जाए, और जिसका रूट ना टूटे, जैसे कि 49 लेते हैं, 49 का रूट आप जानते हैं 7 होता है, तो 7 हो गया भैया, टूट जाए यानी कि परिमेय संख्या। 36 भी टूट जाती है, कितने के भैया, 6 की। 27, 16 भी टूट जाती है, कितना, 4 का। एक 27 है जिसका रूट नहीं टूटता है। आप अगर करके देखना चाहें तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, स्क्वायर से रूट खत्म। आप ऐसा भी कर सकते थे, किसका स्क्वायर, 7 का। अगर हम रूट 36 को लिखना चाहें तो 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। अगर आप ये लिखना चाहें तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। लेकिन 27 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उस दिन हम बताए थे दशमलव प्रसार शांत होने के लिए, शांत के लिए 3 चीज बताए थे कि 1/2 पे पावर आपका n, या 5 पावर कुछ भी हो सकता है, 2 पे पावर कुछ भी हो सकता है, या तो केवल और केवल अगर 5 पावर कुछ है तो फिर भी शांत होगा। अगर ऐसा है इस फॉर्म में फिर भी शांत होगा, और अगर केवल 2 पे पावर n भी निकल जाए फिर भी वह क्या होगा, शांत होगा। चलिए अगर हम बात करेंगे 2/15 का, तो हम नीचे में क्या है, 15 है। चलिए देखिएगा ध्यान से, तो 3 का 3 से लगाएंगे, दुक्का 200 तो लगेगा नहीं, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 2/3 गुना 5। अगर आप गौर से देखें तो हमने बताया था या तो 2 या 5 होना चाहिए, या केवल 5 या तो 2 होना चाहिए। यहाँ पे 3 और 5 है, 3 का तो होना जरूरी, इसलिए नहीं होगा। वहीं बात करेंगे 11/160 की, तो 160 को अगर हम तोड़ना चाहेंगे, देखिएगा 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, आपको गुणनखंड तो आता ही होगा सर, उस दिन भी बताए थे गुणनखंड। 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। अगर आप देखिएगा तो इसको लिखना चाहेंगे, 2 कितने को है, 1 2 3 4 5, यानी 2 5 है तो 5 पावर में दे दीजिए। और 5 कितना है इसमें, 5 केवल और केवल 1 है। आप अगर देखिएगा गौर से, अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको यहाँ पे देखिएगा कि इसका कितना लिखना होगा, इसका देखिएगा तो 11 बटे लिखना पड़ जाएगा 2 पे पावर 5 गुना 5 पावर 1। अगर आप देखिएगा तो यहाँ 2 और 5 केवल आए, इसका मतलब यही आपका क्या है, शांत। और बाकी ये सभी अशांत की कैटेगरी में आएगा। जब हमको शांत मिल ही गया और पूछ भी रहा कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत कहने का मतलब क्या है, शांत का सीधा मतलब है कि जो कि पॉइंट के बाद कुछ समय के बाद वो रुक जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं कि जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, यानी कभी ऐसा ना खत्म ही ना हो। शांत उसे कहते हैं कि कुछ समय के बाद जाकर जो चीज, जो संख्याएं रुक जाएगी उसे हम शांत कहते हैं। मान लेते हैं जैसे कि एक एग्जाम्पल जैसे यही आया, 11/160 है सर। 160 का अगर भागा लगाना चाहे 11 से, देखिएगा 11 एक बार में, 5 50, 11 चौके 44, बचा कितना सर, 6। अगर हम बात करेंगे पॉइंट लगाएं तो 0 लगा सकते हैं, यहाँ भी 0, 11 पचे 55, फिर कितना बचा, 5, फिर हम क्या लगाएंगे, 0, फिर कितने बार में, 11 चौके 44, फिर नीचे 6, अब फिर आगे लगाएंगे 0, फिर 11 पचे 55। ये कहीं ना कहीं जाके एक समय आएगा जो यहाँ आके कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा, और ये ऐसा कट जाएगा इसलिए क्या है, शांत है। ये बात याद रखें, जो इसी तरह पॉइंट में आने के बाद कट जाएंगे वो आपके शांत कहलाएंगे। चलिए बात करते हैं अगला। कहता है कि इसके रूपों को 0.67 को लिखा जा सकता है। आखिर अभी गुणनखंड तोड़ने के लिए हम बोले, आपको हम उस दिन भी बताए हैं कि आप देखिएगा ध्यान से कि जैसे ही आप पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे में पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो आप 2 अंक के बदले में 100 लिख सकते हैं। तो हो गया 67/100। अगर आप ऑप्शन के तहत बनाते हैं तो सब में देखिए 67 ऊपर में कॉमन है, तो हमको तोड़ना है नीचे वाला का, तो हम नीचे वाला का क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। 100 का 50,
100 का 25, फिर 5 का 5 का। अगर इसको लिखिएगा 2 के पावर 2 और 5 का पावर 2, आप इजीली इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसी को लिखना चाहेंगे तो देखिएगा अब कितना है भैया, 67 बटे, हाँ बोलिए ना, 67 बटे 2 पे पावर 2 गुना 5 पावर 2। चलिए देखिएगा ऐसा फॉर्म किसके पास है, आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका आंसर सॉलिड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से कि यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो पी क्यू प्लस क्यू और पी स्क्वायर इंटू क्यू का मौसो क्या होगा। एक और बात याद रखिएगा, लॉसो और मौसो अगर निकालना चाहें आप गुणनखंड द्वारा, एक सवाल आपको देते हैं जैसे कि गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम, गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका कैसे होता है, जरा गौर से देखिएगा। 100% 2 नंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर पूछ दे 12 और 18 का एलसीएम बताइए और 12 और 18 का एचसीएफ भी बताइए, तो आप दोनों को एक साथ निकाल सकते हैं सर। 2 का 2 से लगाइए, गुणन नाम ही है सर गुणनखंड द्वारा, हम गुणनखंड के ही करेंगे। 2 से फिर 3 बार में, फिर 2 से देखिएगा 9 बार में, फिर से 3 से 3 बार में। यहाँ लिखिएगा 2 का पावर 2 गुना 3, यहाँ लिखिएगा 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है सर और एलसीएम कैसे निकलता है सर। याद रखिएगा अगर 3 संख्या दिया है तो 3, तो याद रखिएगा एचसीएफ निकालेंगे सभी संख्या एचसीएफ में दी गई संख्या का जो दोनों में मिले, दी गई संख्या का जो दोनों में मिले उसका छोटका, जो दोनों में मिले उसका छोटका। बड़ा इजी बात हम बोले हैं सर कि जो भी संख्या दिया हुआ है और जो दोनों में मिल जाए उसका छुटका लेना है। तो जरा दोनों में देखिएगा 2 और 2 मिल रहा है, लेकिन दोनों का छोटा वाला कौन सा है, 2 पे पावर 1 ले लीजिए। फिर वही बात करेंगे, दोनों में 3 ही मिल रहा है सर, दोनों में छोटा कौन सा है, तो 3 पे पावर 1 ले लीजिए। अब देखिएगा 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। वही बात करेंगे एलसीएम की, देखिएगा जो दोनों में मिले उसका बड़का, जे दोनों में मिले उसका बड़का और जो ना मिले वो भी, और जो ना मिले वो भी आपको ले लेना है। अगर आपको नहीं हो रहा है आप ये फॉर्मूला जरूर लिख लेंगे अपने कॉपी में। तो जो दोनों में मिले उसका बड़का, दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो इसका बड़ा वाला कौन सा है, 2 पे पावर 2 है। और जो दोनों में मिले उसका छोटा फिर बड़ा ही, तो दोनों में 3 ही मिल रहा है तो उसका भी बड़का क्या होगा, 3 का स्क्वायर ही होगा। और ऐसा यहाँ लिखा हुआ कि और जो ना मिले वो भी लेना है। दोनों में तो सभी मिल ही गया, जब नहीं मिलेगा तब देखेंगे, फिलहाल मिलने वाला है तो हम देख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का स्क्वायर आता है 9, तो 9 चौके हो गया आंसर में 36। अगर आप देखिएगा तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। कहने का सीधा सा मतलब है। अब देखिए आपको इजीली क्या बोला, एचसीएफ का फॉर्मूला लगा दिए और एलसीएम के फॉर्मूला लगा दिए। इस टाइप से आप आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्ट एक साथ, अगर एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालने के लिए कहेगा तो। ठीक है, अब इसी सवाल को लेकर यहाँ बनाते हैं। यहाँ पे गुणनखंड तोड़ के पहले से दिया है पी क्यू और यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू, और इसका क्या कहता है निकालने, मौसो, यानी कि एचसीएफ निकालें। दी गई एचसीएफ को ही हम मौसो कहते हैं सर, महत्तम, महत्तम यानी कि हाईएस्ट एचसीएफ। जरा देखिए यहाँ लिखा हुआ है सर। ठीक है, तो दी गई संख्या का जो दोनों में मिले उसका याद रखिएगा छोटका, उसका छोटका। जरा देखिएगा दोनों में जो मिल रहा है, तो दोनों में पी क्यूब है, यहाँ पी स्क्वायर है, दोनों में मिल क्या रहा है, दोनों में मिल रहा है भैया पी का छोटा वाला कौन सा, तो स्क्वायर। अच्छा दोनों में क्या मिल रहा है, क्यू, दोनों छोटा हो बड़ा हो दोनों बराबर है, तो इसके बाद में क्या ले लीजिए, क्यू। तो एचसीएफ क्या हो गया, पी स्क्वायर क्यू। कहीं पे है, इनका बड़ा ही इजी था सर कि ये पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, बस इसमें से निकालना था एचसीएफ। हम आपको बोले कि जो दोनों में मिले उसका छोटका, और याद रखें दोनों में पी और पी मिल रहा था तो इसका छोटा पी स्क्वायर, और दोनों में क्यू है तो बेचारा एक जैसा है तो क्यू को हम ले लिए। यही आपका हो गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यदि भाग एल्गोरिथम इतना में ए बराबर 27 है, क्यू बराबर 8 है, आर बराबर 0 है, तो बी का वैल्यू निकालिए। बड़ा ही आसान सा सवाल है सर। देखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। अगर देखिएगा तो ए का मान दिया हुआ है कितना, 72, और बी का वैल्यू आपको निकालना है तो बी रहने दीजिए। क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू है 8 और आर का वैल्यू है 0।
और याद रखिएगा प्लस में जीरो रहने से कभी भी जीरो का वैल्यू कुछ भी नहीं होता। जब गुना में होता है तो ये सबको जीरो बना देता है, लेकिन प्लस में जीरो का वैल्यू नहीं है, यानी कि हम जीरो को गायब कर देते हैं। अब आप देखिएगा गुना वाला चीज हमेशा याद रखिएगा बराबर के नीचे आके बटे में आ जाता है। गुना वाला चीज बराबर के नीचे आके कहा जाता है बटे में। अगर कोई बराबर को उस पार गुना में है तो वो चीज नीचे आ जाती है, बटे में आ जाती है। अगर आप कीजिएगा तो 8 9 72 और बी का इजिली आंसर क्या निकल गया 9। और सवाल में भी तो हर चीज दिया हुआ था ना सर कि भाग एल्गोरिथम में याद रखिएगा ये है सर अभाज्य गुणनखंड का फॉर्मूला। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। कहता है 130 को हम 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0 है, तो इसका मौसो 130 और 15 का क्या होगा। तो इतना हटाइए आप, हम डायरेक्ट जो हम इसका 130 और 15 का मौसो निकालते हैं। ये सवाल आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है, आपको भटकाने के लिए दिया गया है। बस हमको 130 और 15 का लॉसो निकालना है। तो लॉसो निकालने का बहुत आसान तरीका आप भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव सर, जितना जल्दी हल हो पाए। तो 15 से आप लगाइए, 15 8 20 से बचेगा 10, फिर आप जानते हैं इसको उतारना है, उतार लीजिए। फिर 1 से फिर कितना बचेगा 5, फिर आप जानते हैं जिससे भाग लगाते हैं फिर उसको उतारना है। कितने बार में कट गया। अच्छा, लास्ट टाइम जिस संख्या से कोई चीज़ कटती है वही आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बताइए कितना हो गया 5 हो गया, इसलिए आपका एचसीएफ क्या निकल गया 5 निकल गया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए ध्यान से, विषम पूर्णांक नहीं बोला है। विषम पूर्णांक नहीं है इसका मतलब सम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक नहीं है इसका मतलब क्या निकालने का रहा है, कौन सा इसमें सम पूर्णांक है। सम जानते हैं ना सर, 2 4 6, यानी ऐसी संख्या जो 2 से भाग लग जाए, ऐसी संख्या जो 2 से भाग लग जाए। ये तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे सर, भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं। तो देखते हैं सर, हम सबका वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो Q बराबर हम रख लेते हैं +1 2 3, मात्र 3 ही में पता चल जाता है कौन सा सम है और कौन सा विषम है। चलिए कुछ समय के लिए हम 1 रखते हैं, तो 8 का क्या होगा 8, और इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 9। चलिए अब हम 2 रखते हैं Q का वैल्यू, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 16 1 17। जरा ये बताइए 9 और 17 ये क्या है सर, सम है कि विषम है। ये सर विषम है, निकालना क्या है सम है, इसका मतलब ये नहीं होगा। वहीं फिर रखने का प्रयास करते हैं, देखिएगा अगर Q का वैल्यू 1 रखते हैं तो 8 का 8 8 4 12 आ रहा है। 2 रखिए सर 8 दूनी 16, 16 4 20 आ रहा है। 3 रखिए सर 8 3 24 4 28 आ रहा है। आप देखिएगा तो सारे की सारी संख्याएं जो 2 से कटने वाली संख्याएं हैं सर। तो इसलिए याद रखिए यहाँ पे पूछा तो विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब क्या पूर्णा चाहिए सम पूर्णांक, जो कि हमको इजीली मिल गया। अगर आप देखना चाहते तो नीचे भी नहीं पूरेगा, क्योंकि यहाँ देखिए जोड़ ही कितना का हो रहा है सर, यहाँ जोड़ हो रहा है सर विषम पूर्णांक का। तो कभी भी अगर प्लस में कोई विषम संख्या जुड़ती है तो याद रखिएगा वो कभी भी सम संख्या नहीं। इसके पीछे ये अगर ऐसा सवाल हो और विषम संख्या जुटेगा तो कभी वो सम संख्या नहीं हो सकती, बस इतना याद रखिएगा। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि किसी भी संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो वो सम संख्या नहीं होगी, ऐसा नहीं। अगर हम 1 में 3 जोड़ देंगे तो ये सम संख्या निकल जाएगी, लेकिन हमने बोला पीछे में कुछ रहना चाहिए, पीछे में इस टाइप का रहना चाहिए। जैसे यहाँ 8 क्यूब है, हो सकता है यहाँ 7 क्यूब हो। इसके साथ अगर कोई भी विषम संख्या जुड़ती है, कोई भी इसके साथ विषम संख्या जुड़ती है तो वो हमेशा के लिए विषम संख्या ही होगी। और याद रखिएगा ऐसे फॉर्म में, ऐसा फॉर्म अगर हो, अगर यहाँ पे P भी लिखा हो तो दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ 6P हो, लेकिन वहीं अगर सम संख्या जुटी हो, सम संख्या जुटी हो तो वो हमेशा सम संख्या ही होगा। इस बात को याद रखिएगा, बार बार इसको बताने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली देख रहे हैं हमको सम पूर्णांक चाहिए था, इसलिए किस क्या जोड़े, इसमें सम संख्या जुटा तो ये सम पूर्णांक हो गया। वहीं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है A बराबर इतना है, B बराबर इतना है और C बराबर इतना है, और का लॉसो जो है इतना दिया हुआ है, तो इसका जो है मान निकालिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं सर। कहता है कि A बराबर दिया है कितना 2 पे पावर 3 गुना 3, B बराबर दिया है सर 2 गुना 3, और C बराबर दिया है सर 3 पे पावर n गुना 5। अगर हम बात करेंगे एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, आपको एलसीएम पता है सर कि जो सब में मिले उसका बरका। हम लिखे थे कि नहीं लिखे थे, आप अगर गौर से देखिएगा हम तभी लिख दिए थे कि जो सब में मिले उसका बरका। अगर आप गौर से देखिएगा यहाँ
जो दोनों में मिले उसका बड़का और जो ना मिले वो भी। चलिए आते हैं अपने सवाल पे। चलिए, जो दोनों में मिले उसका जो सब में मिले उसका बड़का। सब में दो मिल रहा है क्या? यहाँ मिल रहा है सर, देखिएगा ध्यान से, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो दोनों में बड़ा कौन सा है? 2 पे पावर 3 है। अच्छा, 3 में सब में कौन सा मिल रहा है? ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये तीनों में मिल रहा है भैया। तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है देखेंगे बाद में, फिलहाल जो नहीं मिल रहा है वो भी ले लीजिए। देखिए मिल गया सर। अच्छा, 2 पे पावर 3 हमको मिल गया, जरा सवाल में देखिए, 2 पे पावर 3 मिल गया, 5 अकेला मिल गया, 5 अकेला मिल गया, बचा क्या? 3 पे पावर 2। इसका मतलब है कि यहाँ जो है सर, ये 3 नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा, यहाँ n के बदले में क्या हो जाएगा? 3 पे पावर 2 हो जाएगा सर। यानी कि आंसर याद रखिएगा, n के बदले में आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। n के बदले में आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। आप इजीली इसको क्लिक कर सकते हैं इस नियम से, जो सब में मिले उसका बड़का और जो ना मिले वो भी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है सर कि 0.49 करके है सर, और उस पर रैकरिंग है सर। अच्छा, रैकरिंग के बारे में बताए थे, अगर यही पॉइंट में रहता तो दोनों अलग अलग सवाल बनता। पॉइंट उड़ता है तो इसके बाद आप 2 जीरो लगा दीजिए, लेकिन रैकरिंग को हटाते हैं तो याद रखिएगा पॉइंट के बाद रैकरिंग का वैल्यू होता है 9, तो दो अंक पे रैकरिंग है, इसका मतलब डबल 9। तो इसका स्पष्ट हो गया सर 49/99। लेकिन अगर ऐसा सवाल रहता तो हम इजिली नीचे में 100 लिख देते, 49/100 हो जाता। चलिए हम बात करें 49/99, हम इजिली यहाँ पे आंसर देख पा रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? अच्छा, परिमेय संख्या आपको बताए थे, जिसका रूट टूट जाता है उसे हम परिमेय कहते हैं, जिसका रूट नहीं टूटता है उसे अपरिमेय कहते हैं। देखते हैं कौन सा टूटता है सर। 64 और 36 देखिएगा, 100 है सर, 100 का टूटने के बाद 10 आएगा। 49 दूनी 98, देखिए परिमेय संख्या पूछ रहा है सर। 49 दूनी 98, 98 क्या किसी का स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर 100 होता है, 98 तो होता नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। 25 और 25 जोड़िएगा तो 50 होगा सर। याद रखिएगा जोड़ने पर 50 होता है, और 50 का रूट किसी का स्क्वायर नहीं है। 36 + 36 72 होता है, लेकिन 36 + 36 देखिएगा तो 36 36 72 होता है, 72 किसी का भी रूट नहीं टूटता है, इसलिए एक ही 64 और 36 को 100 होता है, रूट अंडर 100, और 100 का रूट इजिली टूट जाता है 10। इसलिए पूछा है कौन सा परिमेय संख्या, जो टूट जाए वही आपका क्या है? परिमेय संख्या। रूट 81/2 एक क्या है? 81 आसाम से टूट सकता है क्या? 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है, आप जानते होंगे 9 का स्क्वायर 81, 9/2। अब बात करेंगे ये जब टूट जाए तो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। जब टूट जाए तो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। दो अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल का सीधा मतलब है, नामे में छुपा है सर गुणन, गुना मतलब होता है गुना, तो क्या करना होगा? इसको गुना करना होगा। जरा गौर से देखिएगा, अगर इसको चाहें तो 2 तरीके से गुना कर सकते हैं। कैसे? तो अगर आसान तरीका से करना चाहें तो देखिएगा ध्यान से, अगर इसको फॉर्मूला बैठा दें, ये हो गया a + b, ये हो गया सर a - b। देखिए सेम सेम है, a सेम है सर, b सेम है सर। देखिए ध्यान से, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। याद रखेंगे सर, a + b × a - b किसका फॉर्मूला है? a² - b² का। a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √5 का स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचेगा कितना? 5। हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? खत्म हो जाती है। तो 9 में से 5 का कितना होगा? 4 होगा। और 4 एक क्या है सर? परिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट के अंदर नहीं है। जो संख्या रूट के अंदर होती है उसे अपरिमेय कहते हैं, जो रूट के बाहर निकल जाती है उसे हम परिमेय कहते हैं। इसलिए तरीके से ये निकल गया सर। अच्छा, दूसरा तरीका अगर चाहें तो आप इसको गुना करने का, तो आप गुना भी कर सकते हैं सर, गुना करके भी बना सकते हैं। चलिए, अगर ये फॉर्मूला याद ना रहा एग्जाम हॉल में तो क्या कीजिएगा? गुना कर लीजिएगा। 3 का 3 को दोनों से, फिर √5 को दोनों से। 3 × 3 9, 3 × √5 तो -3 √5, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा। √5 × 3 तो हो गया 3 √5, अब प्लस और माइनस माइनस, √5 × √5। याद रखिएगा √5 × √5 हमेशा एक जैसी संख्या होगी, हमेशा रूट गायब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब एक जैसी संख्या जुड़ती है तो स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से रूट खत्म, तो आंसर क्या बचेगा? 5। यानी एक जैसी संख्या और रूट में, तो याद रखिएगा रूट क्या हो जाता है? गायब हो जाती है। चलिए बात करते हैं, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब इजिली देखिएगा आप, ये प्लस में था और ये माइनस में, वैसे ही खत्म हो जाएगा। 9 में से 5 का कितना बचेगा? 4, और 4 एक परिमेय संख्या है। वही बात करें अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या? यौगिक संख्या को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या को हम यौगिक संख्या कहते हैं। तो देखिएगा आप ध्यान से, यौगिक संख्या यानी कि 11 आपका अपरिमेय है। अच्छा, सवाल गलत लिखा है सर। यौगिक संख्या याद रखिएगा, इसमें पूछा है कि यौगिक संख्या कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, क्योंकि यौगिक संख्या कहते हैं अपरिमेय संख्या को। यानी 11 आपका किसी भी एक और अपरिमेय संख्या क्या होती है, याद रखिए। ओह मिस्टेक। कौन सी यौगिक संख्या नहीं है क्वेश्चन होगा, और यौगिक संख्या कहते हैं हम अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो यौगिक संख्या किसको कहते हैं हम, अभाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो जिसका केवल गुणनखंड 2 हो, जो केवल एक से लगे और जो केवल खुद से लगे और अन्य किसी से ना लगे, और अन्य किसी से ना लगे, वैसी संख्या क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। 11 देखिएगा तो ये अभाज्य संख्या है। 21 देखिएगा तो 21 आपका 1 से भी लग जाएगा, आपका 3 से भी लग जाएगा, 7 से भी लग जाएगा, 21 से भी लग जाएगा। ये संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये देखिएगा ये है, ये देखिएगा ये है, यानी ये किसी के पहरा में नहीं आएगा, ये भी किसी पहरा में नहीं आएगा। तो यानी कि सवाल थोड़ा गलत लिख दिया था। कौन सा यौगिक संख्या नहीं है, तो हम बात करेंगे 21 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक भाज्य संख्या है। अभाज्य नहीं है तो क्या है, ये भाज्य है, ये किसी पहरा में आता है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। वहीं आगे बात करेंगे कि 28 और 72 का मौसो क्या होगा। हम आपको एचसीएफ का बड़ा सिंपल सा तरीका बोले हैं कि 18 चौके 72 भाग द्वारा बना सकते हैं आप, और लास्ट टाइम जिससे कटता है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ। इजिली आपका निकल गया 18। वही बात करें 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। 64 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, बाद में चेक करें घातांक क्या होगा। कितने बार में, 32 दूनी 64, 2 से फिर 16 बार में, 2 से फिर 8 बार में, 2 से फिर 4 बार में, 2 से फिर 2 बार में। अगर आप देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 6। यानी कि पूछा है 2 का घातांक, घातांक को इंग्लिश में हम पावर कहते हैं सर, याद रखिएगा। पावर मतलब घात, तो कितना हो जाएगा आंसर, पावर 6 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो इसका मौसो क्या होगा। याद रखिएगा, मान लेते हैं P और कोई 2 को अभाज्य संख्या मान लेते, अभाज्य का मतलब इस तरह ऐसी संख्या जो केवल एक से लगे और खुद से लगे। मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, 5 क्या किसी के पहरा में आएगा, नहीं आएगा, केवल एक से लगेगा और 5 से। दूसरा मान लेते हैं कि 11 लेते हैं, 11 भी केवल एक से कटेगा और 11 खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी भी पहरा में नहीं आएगा। चलिए इसका हम मौसो निकाल के चेक करते हैं। कितने बार में, एक बार में कितना बचेगा, 6 बचेगा, या 2 बार में, सॉरी अब इसको 2 बार में लगा सकते हैं, 5 और 11 ना, इसको 2 बार में लगाइए सर 11 को, 5 दूनी 10, 1 से फिर लगाइएगा, इजिली कट जाएगा। इसका मतलब लास्ट टाइम जिससे कटता है वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ। याद रखिएगा 2 अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा 1 आएगा। 2 अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, इस बात को जान लीजिए। 2 अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा 1 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है सर, हम कुछ संख्याओं की बात करते हैं। एक होता है सम संख्या, सम संख्या में क्या होता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 ये चीजें रहती है, हम समझ जाते हैं वो क्या है सर, सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से ना लगे, यानी लास्ट में क्या क्या हो, लास्ट में रहता है 1 3 5 7 9, ठीक है, ये जो रहते हैं ये लास्ट में रहती है, तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, विषम संख्या। एक होता है, याद रखिएगा, बात करेंगे प्राकृत संख्या, एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण कहाँ से, पूर्ण तभी होता है जब संख्या स्टार्ट 0 से करता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट, यानी अनंत तक जो है ये चलते रहेगा, इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा। लेकिन प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्रकृति में याद रखिएगा, प्रकृति में कभी भी 0 को नहीं गिना गया है। प्रकृति में हमेशा जो है याद रखिएगा वो संख्या 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से,
1 से स्टार्ट होकर ये अनंत तक चलती है। तो प्राकृत संख्या जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, 1 होगी, ना कि 0। 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इस बात को याद रखें। इस बात को आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में। फिर बात करते हैं संख्या 12, 15, 21 का मौसम क्या होगा। आप 3 गो का मौसम इजिली निकाल सकते हैं सर, 12, 15, 21 का। पहले आप कोई दो छोटा छोटा ले लीजिए सर, 12 और 15। बात करते पहले 12 और 15 का ले लेते हैं, वही भाग विधि द्वारा, अगर आप चाहें तो भाग, नहीं तो आप 2 तरह से निकाल सकते हैं। चलिए पहले भाग द्वारा निकालते हैं हम। कितने बार में, 1 बार में, शेष बचा 3, 12, 4 बार में कट गया। हम बोले तो लास्ट टाइम जिससे कटता है वही आपका एचसीएफ होता है, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी 21 को लगाना बाकी है। अब इस 3 से हम किसको लगाएंगे, 21 को, और ये इजिली कट जाएगा 7 बार में। आप जान रहे हैं कि लास्ट टाइम जिससे लगता है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना निकला, 3। एक और नियम बनाए थे, गुणनखंड द्वारा बताए थे, आप उसको भी लगा सकते हैं सर। गुणनखंड याद है, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 7 बार। अगर इसको लिखिएगा 2 का स्क्वायर गुना 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 गुना 5, 3 गुना 7, ये है सर आपका। और एचसीएफ निकालने के लिए बोले थे जो सब में मिले उसका छटका, तो सब में क्या मिल रहा है जरा गौर से देखिएगा, 3, 3 और 3, सब में केवल 3 ही मिल रहा है, और 3 का सबसे छोटा 3 ही है सर, और एचसीएफ क्या हो गया, 3। यहाँ भी एचसीएफ 3, यहाँ भी, यानी कि आप दोनों नियम से बना सकते हैं, लेकिन अगर केवल एचसीएफ कहेगा तो आप भाग विधि द्वारा इजिली निकाल लेंगे। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया सर, 3 हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोले ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो केवल 1 से लगे, केवल 1 से और खुद से लगे, खुद से लगे। देखिए ध्यान से, अगर 33 की बात करेंगे 1 से लगेगा, 3 का 3 में 33 आएगा, 11 का 11 में भी 33 आएगा, 33 के पहरा में भी 33 आएगा, इसका मतलब 1 से ज्यादा हो गया। 39 1 से लगेगा, 3 का 3 से लगेगा, 13 बार में 13 39, 39 खुद से। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 19 से लगेगा, आप देखिएगा 38 खुद 2 से लगेगा। लेकिन अगर 31 की बात करेंगे, ये केवल 1 से और ये केवल 31 से। कहने का मतलब ऐसी संख्या जो केवल 1 से लगे और खुद से, और ये संख्या है सर 31 जो 1 से लगी है और ये खुद से लगी है, और किसी भी पहाड़े में कोई संख्या नहीं है, इसलिए याद रखिएगा यह एक क्या है, अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जो केवल 1 से लगे और खुद से लगे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि और किसी भी पहरा से भाग ना लगे। बात करते हैं 156 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। अभी तुरंत हम बनाए थे, अब मैं कमेंट जो है 45 नंबर का सवाल बना के जरूर आप हम कमेंट करेंगे कि 156 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। अभी तुरंत हम बना के दिखाए थे आपको, ठीक है, बस आप इस 156 काम को बनाकर दिखाइएगा। अगले सवाल की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य। देखिएगा सह अभाज्य क्या होता है, सह अभाज्य याद रखिएगा, इसका भी एचसीएफ जो है 1 ही होता है। सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ भी क्या होता है, 1 होता है। यानी कि ऐसी 2 संख्याएं जिनकी अभाज्य, सह मतलब क्या, साथी, साथी संख्या का एचसीएफ अगर निकालेंगे तो 1 पूर्णा चाहिए। अगर हम 14 और 35 की बात करेंगे, देखिएगा 14 और 35 को भागा लगा के दिखाते हैं। एक बार 14 दूनी 28, 7 7 दूनी 14, यानी यहाँ तो एचसीएफ क्या निकल रहा है, एचसीएफ तो यहाँ 7 निकल जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर हम 18 और 25 की बात करेंगे, एक बार में 18, 7, फिर 7 से 2 बार में 14, फिर देखिएगा 4, फिर 7, एक बार में 4, 3, फिर से 4, 1 भागा 3। अगर आप देखिएगा तो लास्टली यहाँ एचसीएफ क्या निकला, 1 निकल गया। यानी कि ऐसी सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं, ऐसी जोड़े की संख्या, ऐसी युग्म संख्या, ऐसी सह संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, समझ में आए। 1 नंबर जरूर पूछता है सहअभाज्य संख्या के बारे में। ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 आता है वैसी संख्या को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। बात करते हैं √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। देखिए अगर आप देखिए किसी भी रूट को अगर छोटा करना चाहते हैं तो याद रखिएगा उसके लिए आप गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड आप देखिए ऐसा है तो आप इसको सिर्फ घुमा दीजिए गुणनखंड के, 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में।
अब देखिए आपको बताए थे हम गुणनखंड में कि याद रखिएगा कि दो गो अगर संख्या एक जैसा हो तो एक चले आता है बाहर, यानी कि रूट के चले आएगा बाहर। अगर कोई संख्या अकेला है तो बेचारा रह जाएगा अंदर। तो क्या निकल गया 2√3। ये बड़ा ही इजी था सर। वहीं बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम बोले कि ऐसी संख्याएं जिसकी रूट टूट जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर आप देखिए तो किसका रूट टूटता है तो जरा देखिएगा, √7 नहीं टूटेगा, √3 नहीं टूटेगा, √5 नहीं टूटेगा, लेकिन √100 टूट जाएगा सर। √100 किसका है 10 का है और इजिली इसका आंसर आ जाता है, तो ये टूट जाएगा सर। तो जो संख्याएं जिसकी रूट टूट जाती है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब कहता है किसमें से 13 का जो है आपको निकालना पड़ेगा, 0.13 का आपको रेकनिंग निकालना है सर। ऐसा सवाल दिया गया है 0.13 का। और अब बताए थे जब भी आप पॉइंट वाला रेकनिंग उड़ाएंगे तो याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद अगर रेकनिंग रहता है सवाल पे तो एक के बदले में 9 और दूसरा अगर दो संख्याएं तो डबल 9 दीजिए। लेकिन वहीं अगर बात करता है रेकनिंग नहीं रहता तो हम क्या करते, पॉइंट उड़ाते और उसके बाद जो है दो संख्याएं दिख रहे 2 शून्य लगा देते। लेकिन रेकरिंग रहने पे याद रखिए पॉइंट के बाद जितने अंक पे रेकरिंग उतना ही 9 को दर्शाना है। तो स्पष्ट लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 13/99 हो जाएगा आंसर आपका। अगले सवाल की, आज के लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो जिसका रूट टूट जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इस बात को आप पता करके बताइए किसका रूट इसमें टूट जाएगा। आप हमें 50 नंबर का सवाल जो है कमेंट जरूर करके बताएंगे, इस बात को याद रखेंगे। 50 नंबर का सवाल और एक और सवाल था सर, एक था आपका 45 नंबर का सवाल। 45 और 50 नंबर का सवाल का कमेंट करके आप आंसर हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आज गुणनखंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और बता दें कि ये 10वीं का पहला ही चैप्टर वास्तविक संख्या है। अगर आप 9th की भी तैयारी करें तो आप 9th वाले के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और चलिए आपको हम पहले ही बता दें कि ये जो है आपके बिहार बोर्ड और BMT अगर बिहार मेरिट टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए आप भरे हैं तो उसके लिए भी बहुत कारगर ये सब्जेक्ट है सर। इसमें केवल और केवल ऑब्जेक्टिव है सर। और बिहार मेरिट टेस्ट में आपको बता दें कि 20 नंबर का मैथ है प्रत्येक में, चाहे आप 9th के हो, चाहे 10th के हो, चाहे 8th के हो। तो 10th में भी 20 नंबर का मैथ है, वो भी ऑब्जेक्टिव बेसिस है और इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाएंगे। हम प्रत्येक सप्ताह जो है आपको एक टेस्ट सीरीज भी हम लेकर आएंगे। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। 25 या 50 क्वेश्चन करके आपको डेली बाय डेली मिलता रहेगा, जो आपके BMT के लिए और 10th के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ऐसा करते हैं कि आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी सवाल में आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।